रिवीजन। ओके, तो पहले अपन जान लेते हैं एनआईएसएम क्या है। जैसे अपन गूगल करेंगे तो पहला नाम आता है नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, ये पेज आप लोगों को दिख रहा है। इसको अपन अगर ओपन करते हैं, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल पेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इसमें बहुत सारे एजुकेशनल लेवल के प्रोग्राम कंडक्ट होते। ठीक है, उसी में से जो एक एग्जाम है उसका नाम है एनआईएसएम। जैसे ये सर्टिफिकेट में गए, होम में जाके यहाँ पे सर्टिफिकेट एग्जाम यहाँ क्लिक किए, तो एनआईएसएम के द्वारा कौन कौन से कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इसमें है जैसे ये फ्री कोर्स है सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेट एग्जाम प्लस, ये फ्री कोर्स है। एनआईएसएम वन करेंसी डेरिवेटिव, एनआईएसएम 2 रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फॉर म्यूचुअल फंड, और ये कॉर्पोरेट, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, एनआईएसएम 3 में है सिक्योरिटी इंटरमीडिएट, एनआईएसएम 4 है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव एग्जाम। ठीक है, सभी के जो एग्जाम है, एक वीए है जिसको आप सब जानते होंगे, एनआईएसएम सीरीज वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। जो भी अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है उसके लिए कंपलसरी है ये एग्जाम पास करना, एनआईएसएम 1 ठीक है, वैसी एनआईएसएम 2 ठीक है, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, एनआईएसएम 6 डिपॉजिटरी ऑपरेशन। ठीक है, एनआईएसएम 7 ये एनआईएसएम 8 एग्जाम है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जाम, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें, बहुत सारा नॉलेज है इसमें। जो भी ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंटरेस्टेड है उन्हें तो ये एग्जाम जरूर एक बार देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया नॉलेज के लिए इतना अच्छा सीरीज मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, एनआईएसएम सीरीज VII या 8 बोला जाए। ठीक है, NISM-X है मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टर एडवाइजर का जो है NISM-X है। ठीक है, इन्वेस्टर एडवाइजर लेवल 2 का भी एग्जाम है इसमें। और जो एग्जाम की तैयारी हम करने वाले हैं वो है NISM-XV रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम 2 आवर्स का होता है, 1500 इसकी फीस है, 100 नंबर का एग्जाम है। पासिंग मार्क इसमें कितना है? 60। ठीक है, और माइनस मार्किंग है 0.2, यानी कि 0.25 नंबर आपके कट होंगे। ओके, और इसका जो वैलिडिटी है इस एग्जाम की वो 3 इयर्स की होती है। उसके बाद आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ सकता है। रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट में ये फर्क है कि इक्विटी डेरिवेटिव वाले जो हैं, ठीक है, वो स्पेशल एक सेगमेंट बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहाँ गया ये इसको अगर क्लिक करेंगे तो इक्विटी इक्विटी में जो एफएनओ का जो सेक्टर सेक्शन है या डेरिवेटिव का सेक्शन है उसके डीप नॉलेज के लिए ये वाला एग्जाम बनाया गया है। जैसे ही आप किसी भी एग्जाम के सामने क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल आ जाता है। जैसे ये रिसर्च NISM 8 का जो एग्जाम है ना, तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? नो द बेसिक ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, और इसमें सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखने को मिलता है। ठीक है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में भी इसमें सीखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आज जो अपना मेन मकसद है वो है NISM-XV। अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके बारे में अपने को बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो इसको अपन जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, हाँ, ये है
NISM सीरीज XV रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो इससे अच्छा कोर्स मैंने बेसिक लेवल में नहीं देखा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, CA है, CFA है, बहुत सारे कोर्स हैं। लेकिन ये जो लेवल है, ये जो कोर्स है, आपको जो नॉलेज प्रोवाइड कराएगा, वैसा नॉलेज मार्केट में एंट्री लेने के लिए इतना अच्छा नॉलेज और इतनी अच्छी किताब या इतना अच्छा जो कॉन्सेप्ट जो NISM ने रखा है, इससे बेस्ट मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। इसका जो एग्जाम है, फीस है 1500। टेस्ट का जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का है। क्वेश्चन 100 आते हैं, मैक्सिमम 100 मार्क्स है। और जो पासिंग मार्क है वो इसका 60% है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, नो द बेसिक ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट, ठीक है। इस कोर्स में अपने को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में। सेकंड, टॉप एंड डाउन अप्रोच ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल में ऊपर से नीचे तक के पूरे रिसर्च, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। और डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ जो भी प्राप्त होते हैं उसका एनालिसिस, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी, और कहां से कौन सा सोर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसके बारे में जानकारी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कंपनी का। और फंडामेंटल रिस्क रिटर्न वैल्यूएशन किसी का करना है, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। ये मैंने यहां से क्यों बताया, इसका रीजन ये है कि इससे सटीक डिटेल और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। 92 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, यानी कि टोटल 92 नंबर, और 2 केस स्टडी आएगी जो कि होगी, एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होंगे, तो 4 × 2 है ना। तो 8 नंबर इसके हो गए। तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं। तो ये रिसर्च एनालिस्ट का ही कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी हम लोग मोबाइल फोन लेने जाते हैं, ठीक है, या कोई नई बाइक खरीदनी है, या कहीं पे अपने को जमीन खरीदना है, ठीक है, या कहीं पे अपने को इवन कि हम लोग को एक मूवी भी देखने जाना रहता है, फिल्म देखने भी जाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। रिव्यू देखते हैं ना, कि फिल्म में एक्टर कौन सा है, गाना कौन सा है, बढ़िया गाना है कि नहीं, कि बोरिंग पिक्चर तो नहीं है। मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो देखते हैं कैमरा क्वालिटी है कि नहीं, स्पीकर में क्वालिटी है कि नहीं, टच स्क्रीन कैसा चल रहा है। तो ये अपने को कहाँ से इसका डिटेल पता चलता है, यूट्यूब में या कहीं से अपने को जानकारी कलेक्ट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट का भी यही काम है। रिसर्च एनालिस्ट का काम है ओवरऑल मार्केट से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद उससे एक निष्कर्ष निकालना और इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को जानकारी देना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, या बॉन्ड में, या गोल्ड में। तो अगर मेरे नॉलेज में कोई रिसर्च एनालिस्ट है तो मैं उनके पास जाऊंगा, वो मेरे को ओवरऑल अपना रिसर्च दिखाएंगे कि सर ये ऐसा ऐसा है, अभी मार्केट में गोल्ड के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं, इक्विटी मार्केट में सर ये कंपनी ऐसा कर रही है, ये कंपनी ऐसा कर रही है, उसका ओवरऑल अपने को जानकारी एक रिसर्च एनालिस्ट प्राप्त प्रदान करता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये।
बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल कोर्स है। ठीक है, मैं इसमें आप लोगों को पूरे चैप्टर का डिटेल बता देता हूं कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, और इससे हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको पास करना हमारा मोटो नहीं है, पास तो हम हो जाएंगे, लेकिन इसको कितने अच्छे से हम स्टडी करते हैं और कितना नॉलेज गेन करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं पूरे कोर्स में इसे बेसिक से एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को इसकी स्टडी प्रदान करूंगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कोर्स ऐसे भी हैं कि अगर इसका शॉर्टकट भी आप पढ़ के चले जाएं तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन पास होना इसमें एक मकसद मत रखिए, इसमें डिटेल नॉलेज अपना गेन करिए, ये जिंदगी भर काम आएगा आपके। ये इतना अच्छा इसमें दिया गया है ना कि आपका जो एक लेवल है वो खुद ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। और जो ये कोर्स है ना, सेबी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट कोर्स है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। मेरा लाइव क्लास लेने का यही मकसद है कि आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट रहूं, आप लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें और मैं उनके रिप्लाई दूं। तो ये जो अपना मीटिंग ऑनलाइन लेने का, ये ज्यादा सफल होगा। नहीं तो मैं तो एक यूट्यूब में रिकॉर्डिंग वीडियो भी डाल देता, तो भी आप लोग देख लेते, लेकिन वो 1-to-1 कन्वर्सेशन या 1-to-1 स्टडी नहीं होती है, इसलिए मैंने लाइव रखा है। ठीक है, नो डाउट। ओके, यहां तक क्लियर है। देखिए इसका, अब देखते हैं इसमें कोर्स क्या है। ठीक है, अब मैं इसके कोर्स में थोड़ा सा मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये क्लास के बाद भी आप लोगों को वो मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, मार्केट को जानना है, आप लोग इतने इंटरेस्ट से आए हैं ना, तो पूरा डिटेल स्टडी करिए, पूरा डिटेल। बहुत शानदार चीज है ये। देखिए, सीखेंगे, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। बहुत सारी जगह, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होता है हम उसी के पास जाते हैं ना। कोर्स तो सबने पास किया रहता है, एमबीबीएस। ये स्क्रीन में क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर विजिबल है? ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? देखिए, इस कोर्स की जो स्टार्ट होगा, नहीं ये इसमें नहीं, ये इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो अपने को जानना है कि हम भाई जो कोर्स करने जा रहे हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलना है, क्या क्या उसमें चीजें हैं जो अपने को सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम का तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, लेकिन अपने को क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला जो है, चैप्टर जो 1 है, ये टोटल 11 चैप्टर्स है, सॉरी 13 चैप्टर्स टोटल। टोटल 13 अध्याय इसमें है, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के पढ़ाऊंगा आप लोगों को। टर्मिनोलॉजी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश में उसे जान लीजिए, क्योंकि हर जगह वही टर्मिनोलॉजी आएगी, हिंदी में उसका कोई अलग से नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना जाए, और आप लोगों का जो क्रिस्टल क्लियर माइंड सेट एक बन जाए कि हमने बहुत कुछ सीखा।
ठीक है, बहुत कुछ सीखा इस कोर्स में। इस 15 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा नॉलेज गेन किया। और मैं कम से कम 2000 क्वेश्चंस सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर हमको तो कुछ आता नहीं। आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस एग्जाम देने से पहले बन जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड है पूरा कोर्स। तो जो पहला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग रिसर्च एनालिस्ट का जो प्रोफेशन है उसके बारे में जानेंगे। प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, कंपनी और क्लाइंट से कैसे इंटरेक्शन करना है उसके बारे में, रिसर्च एनालिस्ट में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे टोटल डिटेल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? फर्स्ट चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने अभी बात किया है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो होगा उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी क्या होती है पहले, और सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि क्या क्या उसमें प्रोडक्ट्स हैं टोटल, और उसको क्या टर्मिनोलॉजी उसकी क्या यूज होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वेरियस, और उसमें मार्केट पार्टिसिपेट क्या होते हैं, कि मार्केट में जो एक्टिविटी होती है, कोई भी मार्केट में, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे डेप्ट मार्केट हो, ठीक है, चाहे आपका ये कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, तो उसमें वेरियस पार्टिसिपेंट और उनकी एक्टिविटी, कौन क्या करने मार्केट में एंट्री लेता है। फिर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। डीमैट बोलते हैं ना, डीमटेरियलाइज, डीमैट बोलते हैं ना, डीमैट अकाउंट, उसको रीमैट मटेरियलाइज कैसे करते हैं, इसके बारे में भी अपन पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही आगे अपन क्या क्या पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जैसे आएगा तो टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी मार्केट, टर्मिनोलॉजी इन डेप्ट मार्केट, बॉन्ड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये सब चीजें अपन जब 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब इतना नॉलेज अपने को हो जाएगा। उसके बाद आके अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। उसमें पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग क्या होता है, रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यानी कि अपन जो रिसर्च करते हैं उसकी क्या रोल होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। अब इसमें थोड़ा अपन टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे, बिहेवियर अप्रोच टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब अपन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए, या क्लाइंट को हमको क्या सजेशन देना चाहिए, ये सब चीजें अपन इन 4 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आने वाले चैप्टर्स में इकोनॉमिक एनालिसिस, इसमें माइक्रो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, इन दोनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड है वेरियस मैक्रो इकोनॉमिकल वेरिएबल और रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या रोल है। ठीक है, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, सेक्युलर, साइक्लिकल, सीजनल ट्रेंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि हमको इकोनॉमिक एनालिसिस किसी का करना है तो सोर्स क्या है, कहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, कहां से अपने को सूचना मिलेगी, इसके बारे में। फिर उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस पढ़ेंगे 6 चैप्टर में, रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल, डिफाइनिंग द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री
साइक्लिसिटी यानी कि इंडस्ट्री की साइक्लिसिटी क्या है, मार्केट साइजिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस, सेक्युलर ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन, बिजनेस लाइफ, बहुत सारी चीजें। इतना मजा आएगा पढ़ने में ना, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, फाइनेंस फील्ड में, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ाई में। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ, इतना कुछ मिल जाएगा ना, एक मैच्योर व्यक्ति फॉर फाइनेंशियल सेक्टर ये बन जाओगे आप। ये आप बन के तैयार हो जाओगे। और पास करने के बाद एग्जाम, तो वो तो अलग एक कॉन्फिडेंस और एक अलग ही एटीट्यूड आ ही जाता है एग्जाम को पास करने के बाद। और सबसे मैं ये चीज बता देता हूं अभी भी कि रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्जाम है वो इजी एग्जाम नहीं है। ठीक है, मेहनत लगेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ के जाओगे, ठीक है, तब जाके एग्जाम में सफलता मिलेगी। ठीक है, अब उसके आगे क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, की इंडस्ट्रियल ड्राइवर एंड इंडस्ट्रियल केपीआई। ठीक है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यानी कि रेगुलेशन, टैक्सेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्रियल एनालिसिस, उस इंडस्ट्रियल एनालिसिस के लिए क्या सोर्स है, इसको स्टडी करें। कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस, रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस इन फंडामेंटल रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल, प्राइसिंग पावर, जो किसी भी चीज का प्राइस होता है वो क्यों होता है, क्यों इतना महंगा है, क्यों इतना सस्ता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर। ठीक है, इसको सीखेंगे कि भाई कोई भी इंडस्ट्री में ये प्राइस बढ़ता है तो लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें थोड़ा सा प्राइस बढ़ते ही दुनिया हिलने लगती है। जैसे अभी मोबाइल डेटा का रेट बढ़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। वही पेट्रोल का दाम 2 रुपए बढ़ जाता है, पूरी दुनिया कांप जाती है। ऐसा क्यों? बहुत सारी चीजें। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर कॉम्पिटिटर, कंपटीशन कितना है, किससे कंपटीशन है, क्यों है। उसके अलावा SWOP, स्वाट, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब सीखने मिलेगा। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रिस्क इन बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग सुना होगा कई लोगों, इसकी क्रेडिट खराब है, इसकी अच्छी है, ये सब देखते हैं ना अपन। बहुत मजा आने वाला है कोर्स में। ESG, ESG फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, ये एक टाइप का एनालिसिस है कंपनी का, इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे बहुत, है ना। ESG एक नाम है ना, यानी कि उस पैटर्न में होता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस, यानी कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। हर चीज, हर चैप्टर में एक चीज आपने कॉमन पाया होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर चैप्टर के आखिरी में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिसर्च एनालिस्ट का सबसे बड़ा काम है। ओके, अब देखिए कंपनी एनालिसिस में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या होता है, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्ड इक्विटी क्या होता है, बेसिक ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, नोट टू अकाउंट। और ये सब चीजें देख के डरने का नहीं है बॉस, ये बहुत ईजी है, सीखते जाओगे धीरे धीरे बनते जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें कोर्स में इसलिए बता रहा हूं कि एटलीस्ट आपको ये समझ में आए कि भैया आप पढ़ाई क्या करने वाले हो। ऊपर ही ऊपर से नहीं होता है, मेहनत, लगन लगेगी। ठीक है, रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, स्टेटमेंट, बेसिक ऑफ कैश फ्लो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, कॉमनली यूज रेशो, यानी कि जो रेशो यूज होते हैं उसके बारे में, फॉरकास्टिंग यूजिंग रेशो एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन। ठीक है, ये सब चीजें।
कॉर्पोरेट एक्शन, ये तो बहुत लोग जानते होंगे। डिविडेंड, राइट इशू, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, मर्जर एक्विजिशन, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, बाय बैक, डीलिस्टिंग, रीलिस्टिंग, शेयर स्वैप, ये सब चीजें अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब चीजों का नॉलेज जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सो ये सब चीजें सुनी हुई लग रही होगी कि भाई डिविडेंड सुना हुआ है, राइट इशू सुना हुआ है, बोनस इशू सुना हुआ है, स्टॉक के बारे में सुना हुआ है, ये सब चीजें सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में अपन डिटेल नहीं जानते हैं, है ना। तो इसको भी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल स्टडी होगी, बहुत अच्छी स्टडी होगी। ठीक है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, वैल्यूएशन रिक्वायर क्यों है, सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस, अर्निंग एंड असेट, अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, असेट बेस्ड, रिलेटिव वैल्यूएशन, ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन, सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन, कैपिटल असेट प्रिंसिपल मॉडलिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन, इतनी सारी चीजें अपने को वैल्यूएशन में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद रिस्क, भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिस्क भी तो पता होना चाहिए ना, कहाँ पे कौन सा रिस्क जुड़ा हुआ है, पता है क्या। तो उसके बारे में भी अच्छा खासा इसने डीप स्टडी कराया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, मेजरिंग रिस्क यानी कि रिस्क को नापा कैसे जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ एजम्पशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि मैं रिस्क ले रहा हूं तो उसमें कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इक्विटी रिटर्न एंड बॉन्ड रिटर्न के बीच में कंपैरिजन, कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, बेसिक बिहेवियर इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें अपने को पढ़ाई करने मिलेगा। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट यानी कि हम जो रिसर्च एनालिस्ट तैयार करते हैं उसके बारे में, चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू रिसर्च रिपोर्ट, सैंपल चेकलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, ये छोटा सा चैप्टर दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लीगल, कानूनी दांव पेच, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जस्ट लाइक सेबी, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल मार्केट, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपने को स्टडी करना है। ओके, और इसके अलावा केस स्टडी है, कंप्लेंट डेटा है, इन्वेस्टर चार्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो पॉइंट्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें मैंने बता दी तो इससे डरने का नहीं है, इसको पढ़ना है, पढ़ाई करना है ना, अच्छे से पढ़ाई करना है, डीप स्टडी करना है, बहुत ज्यादा डीप करना है। ठीक है, एग्जाम हर महीने होता है, आप जो भी डेट चाहें उस डेट पे एग्जाम कंडक्ट यानी कि अपना एनरोल करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने सेलेक्ट किया, आप अपने अनुसार टाइम टेबल, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सिटी में वो दिन में अगर सीट खाली है तो आपको मिल जाता है उसमें। ठीक है, अब इतना चैप्टर्स हैं, इसके बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि इतना तो पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे पहले चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकते हैं, 3, सेकंड से 4, थर्ड से 4, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च से 5%, वेटेज है ना 100 में, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में 10, वैल्यूएशन में 16, कंपनी एनालिसिस 16, इकोनॉमी एनालिसिस 10,
इंडस्ट्रियल एनालिसिस 10, कंपनी एनालिसिस 8। तो ओवरऑल आप माने तो चैप्टर 5, 6, 8, 10, 13, इतना ही अगर अच्छे से पढ़ लो तो 10, 10, 20, 30, कम से कम 50% तो इन्होंने ही कवर करके रखा है। तो ये वेटेज है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10, 16 नंबर्स के भी है ना, ये नंबर्स के अनुसार। और जरूरी नहीं है कि ये वेटेज दिया है तो इतने ही आएंगे, कई बार घुमा भी देता है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। ये जानना ज्यादा जरूरी है दोस्त। एग्जाम का नाम सुन के तो आना आसान है। मेरा काम था आप लोगों को अभी इतनी इतनी देर में ये समझाना कि हमको पढ़ाई क्या करनी है, स्टडी क्या करना है, रोल क्या है। ठीक है, एनआईएसएम क्या है, एनआईएसएम एजुकेशनल सीरीज क्यों लेता है ना, ये सब चीजें। ठीक है, अगर ये मेरी मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करूंगा, अगर पसंद आए तो अपने दोस्त यारों को भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है।